जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट 3 जानकारियां दूंगा, ताजा 3 जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपने ट्रेड के यूनियंस के साथ, मेंबर्स के साथ मीटिंग करी है आगे की रणनीति को लेकर। किस तरीके से आगे आंदोलन किया जाएगा सरकार के खिलाफ, क्या करना है 8 सीपीसी पर, पूरी जानकारी दी है शिव गोपाल मिश्रा जी ने मैसेज लिखकर। जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है आगरा में ट्रेड यूनियंस के मेंबर्स के साथ। क्या जानकारी दी गई है, आगे की रणनीति क्या बनाई गई है इनके द्वारा, इसकी पूरी जानकारी दूंगा मैसेज दिखाकर। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा 8 सीपीसी के बारे में। दोस्तों कुछ पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी हैं जो जानना चाहते हैं कि अब सरकार की आगे की प्लानिंग क्या होगी। अगर टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए जाते हैं, अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाती है और जब पे कमीशन बैठेगा तो पे कमीशन की आगे की तैयारी क्या होगी 8 सीपीसी पर। क्या डीएडीआर को आपकी बेसिक पेंशन पे मर्ज किया जाएगा? क्या मर्ज करने के बाद आपकी बेसिक पेंशन बढ़ाई जाएगी? मतलब आगे की तैयारी क्या होगी 8 सीपीसी पर। कुछ पेंशनर्स के कर्मचारियों के सवाल हैं, तो इसकी जानकारी भी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको दूंगा एमएससीपी के प्रपोजल के बारे में। जैसा आपको पता है एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने, आर्मी सेल ने एक प्रपोजल बनाया था 8 सीपीसी पर, जिसमें मिलिट्री सर्विस पे का भी प्रपोजल था। हालांकि वो प्रपोजल कुछ खास नहीं है, हमें मंजूर नहीं है मिलिट्री सर्विस पे पर, क्योंकि उसमें अधिकारियों की मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा दे रखी थी। फिर जेसीओस को अलग कैटेगरी में रखा गया था, ओआरस को अलग कैटेगरी में रखा गया था, फिर एमएनएस की कुछ और मिलिट्री सर्विस पे डिसाइड थी। वो प्रपोजल हमें मंजूर नहीं था। लेकिन दोस्तों इसी प्रपोजल में एमएससीपी का भी प्रपोजल है, मॉडिफाइड एश्योर करियर प्रोग्रेशन का भी प्रपोजल है। जैसा आपको पता है अभी आपको एमएससीपी दी जाती है 8, 16, 24 साल सर्विस पर। तो दोस्तों जो एमएससीपी का प्रपोजल है वो थोड़ा हटके बनाया गया है। जी हां दोस्तों, जवानों की सर्विस कंडीशन को ध्यान में रखकर, साथ ही साथ अधिकारियों की भी बात करी है। तो दोस्तों एमएससीपी पर एक प्रपोजल बनाया गया है एडजुटेंट जनरल ब्रांच का। क्या है पूरा प्रपोजल, क्या डिमांड रखी गई है, इसकी पूरी जानकारी दूंगा आगे। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब के ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो पहली बार देखते हैं, तो दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक और अपील मैं आपसे करता हूं, जितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उसका परसेंटेज है 65.9%। तो दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेंशनर, सरकारी कर्मचारी मेरा वीडियो देखें और जानकारी उनको बिल्कुल सही मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है मीटिंग के बारे में। जी हां दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक मीटिंग करी है आज आगरा में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियंस के 22वें वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित रहा, जिसमें यूनियन के आगामी संघर्ष और आंदोलन पर विस्तार से चर्चा हुई। जी हां दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी पहुंचे थे आगरा में। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियंस की एक मीटिंग थी, या फिर दोस्तों 22वें वार्षिक अधिवेशन था आगरा में। तो दोस्तों उसमें इनको बुलाया गया। साथ ही साथ दोस्तों इनके टीम्स के मेंबर्स थे और शिव गोपाल मिश्रा जी थे, जिन्होंने कुछ अहम फैसले लिए। क्या फैसले लिए? 8वें वेतन आयोग के गठन में विलंब पर वृहत आंदोलन की तैयारी। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों आगे चलकर आंदोलन होगा सरकार के खिलाफ 8 सीपीसी पे, क्योंकि सरकार ने अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करे, साथ ही साथ अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं करी, ना ही कोई गैजेट नोटिफिकेशन निकाला 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस पे। तो दोस्तों जितना विलंब, जितना
देरी कर रही है सरकार 8 CPC पे। उससे दोस्तों कर्मचारी संघ, पेंशनर संघ, साथ ही साथ शिव गोपाल मिश्रा जी और इनके टीम्स के मेंबर्स खफा हैं भारत सरकार से। तो दोस्तों अब आंदोलन की तैयारी होगी, आंदोलन होगा आगे चलकर। इसी पे दोस्तों कुछ डिसीजन लिए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों कुछ रेलवे के कर्मचारी हैं जिनके ग्रेड पे में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ है। तो दोस्तों हमारा जो मेन पॉइंट है वो है 8 CPC पर सरकार जल्द से जल्द टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे, अध्यक्षों की नियुक्ति करे। तो दोस्तों इस पर एक आगे आंदोलन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसी पर चर्चा करी गई है और दोस्तों ये कल की बात है, कल की ही खबर है ये जो मैं आपको दे रहा हूं। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों कुछ पेंशनर से सरकारी कर्मचारी हैं जो जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होगा 8 CPC पे। क्या DADR को मर्ज किया जाएगा आपकी बेसिक पेंशन पे? अब आगे क्या होगा दोस्तों, कुछ राय मैं आपको समझाना चाहूंगा, कुछ जानकारियां मैं आपको देना चाहूंगा इस पे। दोस्तों भारत सरकार आपका DADR मर्ज नहीं करेगी आपकी बेसिक पेंशन पे। जी हां दोस्तों, अब आपको डायरेक्ट 8वां वेतन आयोग भी देखने को मिलेगा आगे। और दोस्तों जो आपका DADR मर्ज होगा वो होगा फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। जी हां दोस्तों, सरकार एक ही बार आपको फिटमेंट फैक्टर देगी आपकी बेसिक पेंशन बढ़ाने के लिए। दोस्तों 1/1/2026 से जो आपका DADR होगा वो होगा 60% के आसपास। तो दोस्तों 60% को मर्ज किया जाएगा बेसिक में फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। आपकी बेसिक पेंशन पे मर्ज नहीं होगा। कहीं आप सोच रहे हो कि हमारी बेसिक पेंशन बढ़ जाएगी DADR को मर्ज करके, नहीं। फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए DADR को मर्ज किया जाएगा। कैसे, अब यहां पे देखिए, 1/1/2026 से हमने माना कि DADR 60% है, बेसिक को लिया गया है, यह फॉर्मूला है फिटमेंट फैक्टर निकालने का, बेसिक प्लस DA। अब दोस्तों यहां पे देखिए, बेसिक को काउंट किया जाता है 100 प्लस DA कितना है 1/1/2026 से 60, तो दोस्तों ये टोटल आएगा 160। फिर इसे डिवाइड कर दिया जाता है 100 से, तो ये आ जाएगा 1.60। अब दोस्तों इसमें भारत सरकार का इंक्रीजमेंट जोड़ा जाता है कि भारत सरकार कितना बढ़ाती है 8 CPC में। और दोस्तों यही फॉर्मूला 7 CPC में भी यूज हुआ था, 7वें वेतन आयोग में भी यही फॉर्मूला यूज हुआ था। अब दोस्तों हमने माना कि गवर्नमेंट इंक्रीज करती है 20%। अब दोस्तों इसका भी फैक्टर अलग निकाला जाता है जो गवर्नमेंट बढ़ाती है। दोस्तों यहां पे कितना आया था, बेसिक प्लस DA को मर्ज करके 1.60। अब 1.60 का मल्टीप्लाई करेंगे हम गवर्नमेंट के इंक्रीज से, तो गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया मान लेते हैं 20%, तो 1.60 मल्टीप्लाई और इसका 20%, तो दोस्तों ये आ गया 0.32। तो दोस्तों यहां पर जो DA को मर्ज करा गया बेसिक में उसकी वैल्यू आई थी 1.60, तो 1.60 प्लस गवर्नमेंट का इंक्रीज 0.32, तो दोनों का टोटल करेंगे तो फिटमेंट फैक्टर बनेगा 1.92। तो दोस्तों 1.92 या फिर कोई दूसरा फिटमेंट फैक्टर देकर आपकी बेसिक पेंशन बढ़ाई जाएगी, जैसे कि 7 CPC में हुआ था। 7 CPC जब आपको मिला था तो सिर्फ फिटमेंट फैक्टर आपको दिया गया था, बाद में पे मैट्रिक्स दी गई थी आपको। ठीक इसी तरीके से 8 CPC में आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर देकर खाली आपकी बेसिक पेंशन बढ़ाई जाएगी 8 CPC में, डायरेक्टली DADR को आपकी बेसिक पेंशन पे मर्ज नहीं किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा सिर्फ फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए, जैसा मैंने यहां पे आपको कैलकुलेट करके समझाया। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है AG ब्रांच का प्रपोजल MACP पर। जी हां दोस्तों, इससे पहले मिलिट्री सर्विस पेपर मैंने आपको प्रपोजल समझाया था, अब मैं आपको समझा रहा हूं MACP पर, मॉडिफाइड एश्योर करियर प्रोग्रेशन पे AG ब्रांच का प्रपोजल। अब दोस्तों क्या यह प्रपोजल सही है आपके लिए, जवानों के लिए, JCO के लिए या फिर अधिकारियों के लिए? अब दोस्तों बारीकी से समझते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जी हां दोस्तों, अब MACP पर प्रॉब्लम क्या है आपके साथ उसके बारे में बात करेंगे। फिर बैकग्राउंड क्या है MACP का, इसके बारे में बात करेंगे। फिर एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है, अभी आपको MACP किस बेस पर दी जाती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसका एनालाइज करेंगे। फिर दोस्तों प्रपोजल क्या है, क्या मांग करी गई है 8 CPC पर, MACP पर,
इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या एमएससीपी पर, जिसकी वजह से ये प्रपोजल तैयार करा गया। दोस्तों एक बार फिर बता दूं, ये मैं मिलिट्री सर्विस पे की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं एमएससीपी पर। एमएससीपी पर जब आपको सर्विस के दौरान प्रमोशन नहीं दिया जाता, उसके बदले आपको एमएससीपी मिलती है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले दोस्तों इन्होंने बात करी है अधिकारी की। जी हां दोस्तों, सबसे पहले अधिकारी की प्रॉब्लम बताइए कि एमएससीपी पर अधिकारी की क्या प्रॉब्लम है। लेफ्टिनेंट प्रमोशन अपॉर्चुनिटी इन द डिफेंस फोर्सेस। जी हां दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने बात करी है लेफ्टिनेंट रैंक की। इन्होंने बात करी है कि लेफ्टिनेंट को प्रमोशन नहीं मिलता सर्विस के दौरान। क्या कारण है? रिमेन लॉन्ग इन द सेम रैंक एंड आर फोर्स टू रिटायर अर्ली। जी हां दोस्तों, उनको फोर्स किया जाता है कि आप जल्द से जल्द रिटायर हो जाओ, यानी सर्विस के दौरान उनके लिए प्रमोशन नहीं दिया जाता, सर्विस के द्वारा उनको प्रमोशन नहीं मिलता और साथ ही साथ उनको अर्ली रिटायर्ड कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो बात करी इन्होंने अधिकारी की, लेफ्टिनेंट रैंक की। फिर अगली प्रॉब्लम क्या लिखी है, ड्यू टू सर्विस कंडीशन मोर देन 50% सोल्जर रिटायर इन रैंक ऑफ सिपाही एट 17 टू 19 ईयर्स ऑफ सर्विस। फिर उन्होंने बात करी है जवानों की, जो सिपाही रैंक है 50% से ज्यादा रिटायर हो जाते हैं वो 17 से 19 साल में, यानी बहुत कम सर्विस में। तो एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यानी आपको जल्दी रिटायर कर दिया जाता है, सिपाही की बात कर रहा हूं, बहुत जल्दी रिटायर कर दिया जाता है। इसी बीच आपको प्रमोशन नहीं मिलते, कई बार अर्ली रिटायरमेंट के चलते आप जल्दी रिटायर हो जाते हो, आप घर आ जाते हो जल्दी, तो सर्विस के दौरान कई बार आपको जल्दी घर आने की वजह से आपको प्रमोशन नहीं मिलते टाइमली। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। फिर अगली प्रॉब्लम क्या बताई, फोर्स अर्ली रिटायरमेंट टू कीप आर्मी यंग कॉजेस सोल्जर टू अवेल ओनली 2 एमएससीपी अपग्रेड। जी हां दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आप मेडिकली फिट नहीं रहते, जिसके चलते आपको जबरदस्ती घर भेज दिया जाता है, या तो आप सर्विस आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते किसी कारणवश, यानी जल्दी आप घर आ जाते हो। तो दोस्तों जितनी आपकी सर्विस होती है उस पीरियड में आपको प्रमोशन नहीं मिलते, ऐसा बहुतों के साथ होता है। तो इस कंडीशन को देखते हुए ये प्रपोजल तैयार करा गया है। तो दोस्तों यहां पर 3 प्रॉब्लम है। साथ ही साथ दोस्तों आपको सिर्फ कई बार सर्विस में 2 एमएससीपी मिल पाती है, तीसरी एमएससीपी आप ले ही नहीं पाते क्योंकि आपकी सर्विस आगे कंटिन्यू होती नहीं है। जैसे कि दोस्तों अभी का रूल है एमएससीपी का 8-16-24, 8 साल में आपने एमएससीपी ले ली, 16 साल में आपने दूसरी एमएससीपी ले ली, लेकिन कई बार 24 साल वाली जो एमएससीपी है वो आप ले ही नहीं पाते, शॉर्ट सर्विस की वजह से, या फिर आपकी सर्विस कम है, आगे करने नहीं दिया जाता, या फिर आप करते नहीं। तो दोस्तों उस वजह से आपकी तीसरी एमएससीपी रह जाती है, वो आपको नहीं मिल पाती। तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि दोस्तों कुछ सिपाही हो गए, नायक हो गए, वो सिर्फ हवलदार की एमएससीपी तक ही पहुंच पाते हैं, नायब सूबेदार की वो एमएससीपी ले ही नहीं पाते। तो ये ड्रॉबैक है, दिस इज अ प्रॉब्लम। तो दोस्तों यही इन्होंने यहां पे प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन किया है, लेफ्टिनेंट की भी और सिपाही नायक की भी। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, अब इन्होंने बैकग्राउंड के बारे में बताया कि कैसे आपको पहले एमएससीपी दी जाती रही है, एमएससीपी के रूल्स क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने बात करी है एसीपी की, यानी 5th सीपीसी में एसीपी इंट्रोड्यूस हुई, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। और दोस्तों इस रूल के तहत 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलते हैं, एक तो नायक का, दूसरा हवलदार का, वो भी 10-20 क्वालिफाइंग सर्विस पे। जैसा आपको पता है अगर आप 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए हैं तो दोस्तों आपको फिर 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेंगे, यानी अगर आप सिपाही रैंक में 10 साल रह गए तो दोस्तों आपको फिर नायक की एसीपी मिलेगी। अगर आपकी रैंक सिपाही है, नायक है, टोटल 20 साल सर्विस है तो फिर आपको एसीपी हवलदार की मिलेगी। तो दोस्तों ये रूल है 5वें पे कमीशन में एसीपी का। फिर दोस्तों दूसरी जानकारी इन्होंने दी है 6th सीपीसी में एमएससीपी की। जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों बाद में एक रूल आया 6th सीपीसी में एमएससीपी को चेंज करने का, जिसमें दोस्तों एमएससीपी में 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आपको दिए गए। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों 8 साल में नायक, 16 साल में हवलदार और 24 साल में नायब सूबेदार का। जी हां दोस्तों 8, 16, 24,
यानी दोस्तों अगर आप सेम ग्रेड पे में या फिर आप सेम रैंक में 8 साल तक होल्ड करते हैं तो दोस्तों फिर आपको ऑटोमेटिकली अगले रैंक की पेंशन दी जाएगी या फिर एमएससीपी दी जाएगी अगर आपको ड्यूरिंग सर्विस आपको प्रमोशन नहीं मिला है। फिर क्या लिखा है, 7 CPC डिड नॉट मॉडिफाई द स्कीम स्टेटिंग दैट इट इज ऑलरेडी मोर बेनिफिशियल देन सिविल काउंटर पार्ट हु गेट एमएससीपी एट 10, 20 एंड 30 ईयर। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बात करी है कि 7 CPC में एमएससीपी को मॉडिफाई नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, अगर हम सिविल के मुकाबले बात करें, सिविल में एमएससीपी दी जाती है 10 साल, 20 साल और 30 साल में। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों काफी कर्मचारियों को सिविल में ये तीनों एमएससीपी टाइम पर मिल जाती हैं क्योंकि इनकी सर्विस काफी बड़ी होती है। जी हाँ दोस्तों, आगे काफी लंबी सर्विस होती है, 60 साल तक इनको जाना होता है। तो दोस्तों 60 साल से पहले ही ये तीनों एमएससीपी इनकी पूरी हो जाती है सिविल में कर्मचारियों के। लेकिन दोस्तों डिफेंस का मामला थोड़ा अलग है। डिफेंस में जो जवान है उनका है अर्ली रिटायरमेंट, बहुत ही जल्दी वो घर आ जाते हैं। अगर कोई चोट चाट लग गई या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो दोस्तों वो सर्विस ही पूरी नहीं करते, उससे पहले वो घर आ जाते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द सर्विस उनको कई बार एमएससीपी नहीं मिल पाती, जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको समझाया था। तो इसी की यहाँ पे बात करी है कि 7 CPC में एमएससीपी का कोई रूल भी चेंज नहीं हुआ डिफेंस जवानों के लिए, डिफेंस की। अब दोस्तों यहाँ पर एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है, अभी की पोजीशन क्या है। फर्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, जो पहला फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आपको दिया जाता है वो दिया जाता है 8 साल की सर्विस में, वो भी नायक का। अगर आप सिपाही हैं, अगर आप 8 साल सिपाही में ही रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली नायक की एमएससीपी दी जाएगी। फिर दोस्तों दूसरा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है एमएससीपी हवलदार का, जब आपके 16 साल कंप्लीट होंगे। फिर दोस्तों तीसरा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, तीसरी एमएससीपी है जब आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल होगी, तब आपको एमएससीपी नायब सूबेदार दी जाएगी। तो अभी तक तो दोस्तों यही रूल है। अब दोस्तों इसका एनालाइज क्या किया गया है, स्टीप पिरामिडल प्रमोशन स्ट्रक्चर कॉज फोर्स अर्ली रिटायरमेंट ऑफन रिजल्टिंग इन ट्रंकेटेड कैरियर। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जवानों का आगे करियर सुनिश्चित नहीं है कि उनको इतनी सर्विस करनी है। कई बार वो बहुत जल्दी रिटायरमेंट हो जाते हैं, कई बार उनके 16 साल कंप्लीट नहीं होते, कई बार उनकी 24 साल सर्विस पूरी नहीं होती। यानी एमएससीपी का जो क्राइटेरिया है वो उससे बहुत पहले ही रिटायर हो जाता है कई बार। तो इस वजह से सही समय पर उनको एमएससीपी नहीं मिलती, या फिर कई बार उनके जीवन में सर्विस के दौरान उनको कई बार प्रमोशन टाइम पे नहीं मिलते। तो काफी प्रॉब्लम्स है। फिर क्या लिखा है, एसेंस ऑफ एमएससीपी 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मस्ट बी इंश्योर्ड बिफोर रिटायरमेंट फॉर ऑल। जी हाँ दोस्तों, कम से कम यह सुनिश्चित किया जाए कि जो 3 एमएससीपी हैं वो जवानों को मिल पाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 3 एमएससीपी बनी तो हैं, लेकिन कई बार सर्विस कंडीशन को देखते हुए, प्रॉब्लम को देखते हुए उनकी तीनों एमएससीपी नहीं पूरी हो पाती। फिर क्या लिखा है, इन केस ऑफ डिफेंस फोर्सेस अर्ली रिटायरमेंट एश्योर ओनली 2 एमएससीपी। जी हाँ दोस्तों, कई बार बहुत जल्दी रिटायरमेंट हो जाते हैं जवान, तो उसके चलते वो सिर्फ 2 ही एमएससीपी ले पाते हैं, तीसरी एमएससीपी का बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता। फिर क्या लिखा है, एम इज टू एंश्योर दैट लैक ऑफ प्रमोशन डिस्पाइट क्वालिफिकेशन एंड मेरिट डज नॉट प्रीक्लूड फाइनेंशियल प्रोग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, कई बार दोस्तों उनको पनिशमेंट मिल जाती है जिसकी वजह से कई बार उनको प्रमोशन भी नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से वो एमएससीपी के लाभ से भी वंचित हो जाते हैं। यानी बहुत सी प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होना, जैसे कि दोस्तों अगर आपको एमएससीपी हवलदार की चाहिए तो आपका MR2 पास होना चाहिए। MR2 क्वालिफिकेशन आपकी पास नहीं है तो फिर आपको एमएससीपी हवलदार की नहीं दी जाएगी। या फिर कोई आपने कैडर मिस कर दिया, या फिर आपकी कोई रेड की एंट्री हो गई। तो दोस्तों बहुत सी प्रॉब्लम है जिसके चलते आपके कई बार प्रमोशन भी डिनाई हो जाते हैं, और साथ ही साथ उसके बाद कई बार एमएससीपी भी आपको नहीं मिल पाती। बहुत सी प्रॉब्लम जवानों को यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये तो यहाँ पे पूरा एनालाइज करके बताया। अब दोस्तों प्रपोजल क्या भेजा गया है, प्रपोजल क्या है एमएससीपी पर, ये जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, लॉजिकल एंड इंपेरेटिव दैट द एमएससीपी स्कीम प्रोवाइडेड एश्योर्ड फाइनेंशियल प्रोग्रेशन बिफोर रिटायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर हम लॉजिकल चीजों की बात करें, एमएससीपी की स्कीम की बात करें, तो दोस्तों वो रिटायरमेंट से पहले पूरी की जानी चाहिए, यानी जवानों को दी जानी चाहिए, चाहे जितनी भी उनकी एमएससीपी हो। तो दोस्तों ये कंडीशन कहीं ना कहीं प्रमोशन या फिर अर्ली रिटायरमेंट को कॉन्सेंट करती है। फिर क्या लिखा है, एम टू ग्रांट 3 फाइनेंशियल अपग्रेड अंडर एमएससीपी एंश्योरिंग अपग्रेडेशन प्रीसीड रिटायरमेंट विच विल इंकरेज रिटेंशन एंड मोरल। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों कई बार क्या होता है, एमएससीपी नहीं मिलती,
उससे पहले प्रमोशन नहीं मिलता। इससे होता क्या है कि जवान का मोरल डाउन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं धक्का लगता है कि हमें ना तो प्रमोशन दिया गया और ना ही हमें एमएससीपी दी गई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक ये प्रताड़ित करता है किसी जवान को कि वो देश की रक्षा करता है, 24 घंटे वो ड्यूटी पे रहता है और फिर इस तरीके से उसको परेशानी झेलनी पड़ती है, चाहे प्रमोशन हो चाहे फिर एमएससीपी हो। अब दोस्तों इन्होंने डिमांड करी है अवार्ड एमएससीपी at 6, 12 and 18 years of service or on completion of 6 years of continuous service in the same rank and level। जी हाँ दोस्तों जैसा आपको पता है अभी का रूल है कि अगर आप 8 साल एक ही रैंक में आते हैं तो दोस्तों अगर आपको सर्विस के दौरान कोई प्रमोशन नहीं मिला तब दोस्तों आपको नेक्स्ट रैंक की एमएससीपी मिल जाएगी। तो दोस्तों रूल था 8, 16, 24 का। तो दोस्तों इस रूल को बदल कर करा जाए 6, 12, 18। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर आप 6 साल एक ही रैंक में हैं, एक ही लेवल में है और अगर आपको प्रमोशन नहीं मिला तो आपको फिर नेक्स्ट रैंक की एमएससीपी दी जाए। फिर दोस्तों दूसरे 12 साल में फिर आपको एक नेक्स्ट एमएससीपी दी जाए। फिर दोस्तों 18 साल में 18 साल कंप्लीट होते फिर आपको एमएससीपी दी जाए। यानी जो पहले रूल था 8, 16, 24 का, इसको बदलकर 6, 12, 18 किया जाए। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों अगर कोई सिपाही है, अगर उसकी 6 साल सर्विस है, अगर सर्विस के दौरान उसको प्रमोशन नहीं मिला तो फिर उनको 6 साल बाद नायक की पेंशन दे दी जाए। अगर दोस्तों कोई सिपाही है, नायक है, टोटल सर्विस अगर उनकी 12 साल पूरी हो रही है तो ऑटोमेटिकली उनको फिर हवलदार की एमएससीपी दी जाए। ऐसी कोई सिपाही है, नायक है, हवलदार है, अगर उनकी सर्विस पूरे 18 साल है तो दोस्तों फिर उनको एमएससीपी नायक सूबेदार की दे दी जाए नए रूल के आधार पे। तो दोस्तों ये डिमांड करी गई है कि 8, 16, 24 की जगह 6, 12, 18 क्वालिफाइंग सर्विस का क्राइटेरिया अपनाया जाए। तो दोस्तों एक मुझे ये सही प्रपोजल लगता है एमएससीपी का, मुझे ये प्रपोजल ठीक लग रहा है क्योंकि दोस्तों पहले पीरियड बहुत ज्यादा था, 8, 16, 24 का था। अब इसे बदलने की मांग करी है और उस पीरियड को कम कर दिया गया है। पहले 8 साल में आपको एमएससीपी मिलती थी, अब उसकी जगह 6 पर मिले। फिर 16 साल में आपको एमएससीपी मिलती थी हवलदार की, उसकी जगह 12 साल में मिले। फिर 24 साल में मिलती थी, उसकी जगह 18 साल में मिले। तो दोस्तों अगर पीरियड ही कम हो जाएगा तो उससे जवानों को कहीं ना कहीं फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अर्ली रिटायरमेंट को देखते हुए ये काम आ सकता है ये प्रपोजल। तो दोस्तों आप इस प्रपोजल से क्या समझते हैं जो एमएससीपी पर बनाया, जरा आप अपने सुझाव रख सकते हैं। मेरे आधार पे दोस्तों कहीं ना कहीं ये प्रपोजल ठीक है एमएससीपी पर। जी हाँ दोस्तों अगर इस पीरियड को और कम कर दिया जाए तो उससे और ज्यादा बेनिफिट आपको हो जाएगा। लेकिन दोस्तों रूल के मुताबिक इन्होंने 8, 16, 24 की जगह 6, 12, 18 का प्रपोजल रखा है। अगर 8 सीपीसी आए तो अगर ये डिमांड होती है तो इस तरीके से फिर आपको आगे एमएससीपी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस प्रपोजल में जो एमएससीपी का प्रपोजल रखा इसमें ज्यादा मुझे कुछ खामी नजर नहीं आई क्योंकि दोस्तों डायरेक्टली इसमें पीरियड को कम कर दिया गया है जवान की क्वालिफाइंग सर्विस को देखते हुए, अर्ली रिटायरमेंट को देखते हुए, जो कि सही है। क्योंकि दोस्तों अगर एमएससीपी लेने की क्वालिफाइंग सर्विस को कम कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा जवानों को एमएससीपी का बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा जवान ले पाएंगे सर्विस के दौरान एमएससीपी अगर प्रमोशन उनको नहीं मिलता। तो दोस्तों एक तरीके का ये प्रपोजल मुझे तो ठीक लगा है एमएससीपी पर। एमएससीपी की बात कर रहा हूं, मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन की। तो दोस्तों ये जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।